नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा के एक खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शर्मा। वॉइस ऑफ गुरुग्राम एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए गुरुग्राम के तमाम लोग अपनी आवाज सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, तमाम अपने मुद्दे। और वॉइस ऑफ गुरुग्राम की इस एपिसोड में आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के मानेसर में। मानेसर यूं तो अगर बात करें तो पूरे विश्व में एक ऐसा है जिसने मानेसर ने पूरे विश्व में प्रदेश की, अपने देश की एक अलग पहचान बनाई है। इंडस्ट्री के तौर पे, रेवेन्यू के तौर पे भी बात करें तो पूरे प्रदेश की एक रीढ़ कहा जाता है। रेवेन्यू के मामले में अगर बात करें, जहां से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था काफी मजबूत प्रदेश की होती है। लेकिन जब तमाम सरकार की अर्थव्यवस्था की बात होती है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन ऐसे में इस मानेसर में कितनी सुविधाएं हैं। यहाँ के इंडस्ट्रीज, यहाँ इंडस्ट्रीज के साथ साथ उन इंडस्ट्रीज से जुड़े तमाम जो कर्मचारी, रोजगार, तमाम लोगों को किस तरीके की दिक्कतें हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां रहती हैं, वो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। क्योंकि सरकार तो बेहतर रेवेन्यू की बात करती है, ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ आने की बात करती है, लोगों को उदाहरण दिया जाता है इस मानेसर का। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की क्या उम्मीद है, क्या इंडस्ट्रीज सोचते हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम उद्योगपति, यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस मानेसर की। जब मानेसर का नाम आता है, कोई दो राय नहीं, पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। लेकिन इस मानेसर में आप लोग किस तरीके से देखते हैं, इंडस्ट्री के तौर पर सरकार से क्या अपेक्षा है? देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन एक सरकार जहां नाकाम साबित हुई है उसके कारण है कि मल्टीपल एजेंसीज मानेसर के अंदर बना दी है। देखिए, जैसे अगर बात करते हैं, मानेसर HSIDC ने डेवलप किया, बहुत अच्छा डेवलप किया, मेंटेन भी किया। उसके बाद नगर निगम बन गई, गुड़गांव में आपका GMD आ गया, और इसके अलावा हुड्डा भी है, HSIDC भी है। मतलब इतने डिपार्टमेंट बना दिए इन्होंने कि हमें यही नहीं पता पड़ पाता कि ये MCM की रोड है, ये हुड्डा की रोड है, ये HSIDC की रोड है, या ये GMD के अंडर में आता है। अब मानेसर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर HSIDC का CTP GMD के पास चला गया। अब बात करते हैं हम कि जी CTP का ट्रीटेड वाटर है, उसको रीयूज करें। अब रीयूज करने के लिए कहाँ करें, इंडस्ट्री में करेंगे, वो तो जी हमारा एरिया ही नहीं है, वो तो HSIDC के अंडर में आता है। तो कुल मिला के सरकार को क्या करना चाहिए, नोएडा की तर्ज पर एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर से के मामले में गुड़गांव से आ गए। उसका कारण है सिर्फ एक सिंगल अथॉरिटी है। यहाँ क्या है कि हर डिपार्टमेंट में IAS तो भरे पड़े हैं, वर्कर और जो काम करने वाले इंजीनियर्स और स्टाफ है ना, वो है नहीं। तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा मल्टीपल डिपार्टमेंट का हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या रहती भी है। इसको लेकर के काफी बार ये बात सरकार के आगे भी रखेगी, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा की बात की जा रही है, उसी तरीके से GMDA यूं तो गुरुग्राम में भी बनाया गया था। जब केंद्रीय राज्य मंत्री ने बात रखी थी, सरकार ने ये फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद अभी तक अगर बात करें, कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठता है कि आज भले ही GMDA है, लेकिन आज भी फाइल अलग अलग विभागों में चक्कर काटती रह जाती है। सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर साकार नहीं हो पाती, और सबसे बड़ा कारण भी तमाम अलग अलग विभागों का होना है। आपसे भी अगर हम बात करें एक इंडस्ट्री को लेकर, मानेसर की अगर बात करें, कितने यहाँ पर इंडस्ट्री होंगी खासकर, और उसके अलावा कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इन इंडस्ट्री से, और किस तरह की समस्याएं रहती हैं? इस इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन में कम से कम 2500 इंडस्ट्रीज हैं। सारी कुछ एक्सपोर्ट हैं, कुछ गाड़ियों के मैन्युफैक्चर वगैरह हैं, सारा मिला के 2500 इंडस्ट्री हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम है, पहले जो बना था ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, ये बहुत अच्छा था पहले, लेकिन जब से ये MCM में कन्वर्ट किया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट किया है, तब से इसकी हालत बुरी होती जा रही है दिन पे दिन, बजाय सुधरने के, और बुरा होता जा रहा है। पैसे लेने के मामले में तो टैक्स वैक्स इन्होंने लेके तो सब कुछ करना शुरू कर दिया है, बगैर उसके कोई आपका काम नहीं होगा। आप जाएंगे तो नंबर तक नहीं मिलता आपको, आपका कोड नंबर जो है वो भी नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद भी, इतना सारा होने के बाद भी मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है। मेंटेनेंस के लिए इनको बोलते हैं तो हमारे पास स्टाफ नहीं है। अरे स्टाफ नहीं है तो फिर भाई किसी को दे के करवाओ या कुछ भी करवाओ, हमें तो काम चाहिए ना पहले। लेकिन ये नहीं करते हैं कुछ भी। तो ये थोड़ा सा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इस हिसाब से तो ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडस्ट्रियल टाउन ये बिल्कुल मॉडल की बजाय ये मॉडल हो जाएगा, और कुछ नहीं रहेगा, इसमें बचेगा कुछ नहीं। ये एक बड़ा संकट रहता है, तमाम ऐसी समस्याएं तो यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात भी यही है कि नगर निगम मानेसर तो बनाया गया था, उसको लेकर के हालांकि इंडस्ट्री में ये होना ही नहीं चाहिए, इंडस्ट्री कम से कम नगर निगम के दायरे में नहीं आनी चाहिए, ये मांग भी उठी थी। और किस तरह के क्या क्या बात करें, हम तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हम यहाँ पर ग्रीनरी की बात करते हैं, तमाम यहाँ पर सुविधाओं को लेकर
सुविधाएं तो सारी हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे रोड्स की ले लो, रोड्स बिल्कुल मेंटेन नहीं है। अब हाईवे पे जाओ, सारी रोड्स टूटी हुई हैं। आज 6 महीने हो गए इनको कंप्लेंट करते हुए, रोड्स दोबारा कोई ढंग से बनी नहीं है। हॉर्टिकल्चर की बात ले लो, वो नहीं है। स्ट्रीट लाइट ले लो, रात को स्ट्रीट लाइट नहीं है। लेडीज़ को प्रॉब्लम है, सबको दिक्कत है। रात को आप यहाँ पे 7 बजे आ जाओ, 7:30 8 बजे आ जाओ, अंधेरा मिलेगा। तो सारी समस्याएं डे बाय डे बढ़ रही हैं। जब से एमसीएम ने लिया है तो समस्याएं और बढ़ गई हैं। पहले तो फिर भी हमारा एक बड़ा ब्यूटिफिकेशन थी इस एरिया में, अब समस्याओं का पूरा, आप ये हर टाइप की समस्या है। रोड्स की भी समस्या भी ज़्यादा है सबसे, और पानी की समस्या भी आ रही है। आज की डेट में 6 महीने हो गए, पानी प्रॉपर सप्लाई भी नहीं आ रही, पानी की भी। लाइट की समस्या है। अब 1 अक्टूबर से गैस के ऊपर चलने के लिए बोला है, जनरेटर बैन के लिए बोला है, और लाइट जाती है, जनरेटर चलाएंगे नहीं, फिर कैसे होगा। पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन आई नहीं है अभी, जहाँ आई है वहाँ दे नहीं रहे ये लोग। तो समस्याएं बहुत हैं, ये इन्होंने छोड़ रखा है। अब इंडस्ट्री के ऊपर इंडस्ट्रीज क्या करेगा। ये पीएनजी का एक बड़ा मुद्दा भी है, क्या इसको लेके सरकार के आगे भी ये बात रखी गई है जो समस्या की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि 1 अक्टूबर से सख्ताई की बात तो यहाँ पर प्रशासन और सरकार कह रहे हैं। सरकार से बात की हुई है, उन्होंने कहा लाइन दी हुई है। कई सेक्टर्स में अभी लाइन ही नहीं आई है। जहां लाइन आई है वहां पे कनेक्शन नहीं मिल रहा, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है नहीं, और 1 अक्टूबर से लागू कर रहे हैं। ये अभी तो लागू होना ही नहीं चाहिए। तो अभी लागू नहीं होना चाहिए, हालांकि 1 अक्टूबर की डेडलाइन है। प्रशासन की तरफ से उनका कहना है कि वो लंबे समय से इस बात को लेकर के बार बार उनका कहना है कि टाइम दिया जा रहा था, लेकिन सीधी सी बात, जब लाइन ही नहीं आई तो कनेक्शन कहाँ से होगा। महिलाएं भी तमाम है। हम महिलाओं की दृष्टि से भी बात करें इस इंडस्ट्री इलाके की, आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ के आईएमटी मानेसर को? मानेसर में जो हमने जो ऑब्जर्व किया है, वहाँ पे समस्या ये है कि औरतों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए, उनके जो बच्चे हैं उनको रखने के लिए डे केयर सेंटर हो गए। पिंक बूथ, अभी हम लखनऊ गए थे, सब जगह दिखे। आईएमटी में मुझे एक भी पिंक बूथ नहीं दिखा। पुलिस स्टेशन, पिछली बार भी मनोज त्यागी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, चीफ मिनिस्टर आए थे, बातें हुई थी कि वुमेन हॉस्टल बनाएंगे, इसके बाद पुलिस स्टेशन बनाएंगे। तो अभी तक उसमें हमको प्रगति नज़र होते हुए नहीं नज़र आई। एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है औरतों के बीच, वो उनकी स्किल डेवलपमेंट का हमने एक मुद्दा उठाया था, तो बाद में हुआ है कि आप ये फॉर्म भरिए, ये करिए, इतने प्रोसेस थे, तो उसमें कहीं उलझ के सब चीज़ें रह गई। हमने प्रेजेंटेशन भी भेजी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो कोई एक अवेयरनेस सेंटर हो, स्किल डेवलपमेंट का हो, वुमेन सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इसमें कुछ अगर आगे मतलब होए तो इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदा होगा, औरतों का कंट्रीब्यूशन होगा। और बहुत सारी जॉब में औरतें बहुत अच्छा करती हैं, जैसे कि सिलाई करना, किचन में काम करना। तो इस तरीके की कई समस्याएं हम लोग समाधान निकाल सकते हैं अगर सरकार सपोर्ट करे तो। अगर सरकार सपोर्ट करे तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम यहाँ बात कर रहे थे, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के चर्चा तो जरूर की जाती है। हम अगर यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहे थे, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के सरकार योजनाएं तो बनाती है मगर धरातल पर नजर नहीं आती। एक बात ये वुमेन हॉस्टल की यहाँ पर थी, हालांकि सरकार कह रही है उसको लेके प्लानिंग है, जमीन नहीं मिल रही। आप क्या वही कारण मानते हैं, अलग अलग विभाग और फाइल अटकी हुई, या और भी इस तरह की किस तरह की? कि जमीन तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से एमडी साहब ने लास्ट टाइम जब हमारी मीटिंग हुई थी, सीएम साहब यहाँ पर आए थे, तो एमडी साहब ने तुरंत बोल दिया था कि पुलिस स्टेशन की ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है जगह, और जाते ही हम लोग फाइनल कर दें इसकी। लेकिन वो मेरे को पता नहीं क्या कारण है, क्या किस वजह से अटकी हुई है फाइल। ऑलरेडी ज़मीन जो है वो वहाँ पर है अवेलेबल, और उसको फाइनलाइज भी किया हुआ है पुलिस स्टेशन के लिए भी और वुमेन्स हॉस्टल के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए की थी। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें अटकी हुई हैं और वो चीज़ें सिरे नहीं चढ़ रही हैं। कारण क्या मानते हैं इसके पीछे? भाई बात वही कि अलग अलग विभाग, और एक विभाग होना चाहिए जीएमडीए की आप बात कर रहे हैं। देखिए, विभाग तो अब एमसीएम आने के कारण क्या है कि एक तो आईएमटी जो जिस तरह से बना हुआ था हमारा यहाँ पर गुड़गांव के अंदर, एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेशन गुड़गांव से होता है। अब वो रेवेन्यू जो है, अब एमसीएम आने के कारण क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि आईएमटी जो है अलग से एचएसआईडीसी जैसे पहले मेंटेनेंस देखती थी वही देखते रहे, ना कि एमसीएम इसके अंदर है। लेकिन एमसीएम इसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू इन्होंने यहीं से लेना है। अब रेवेन्यू के साथ साथ हम लोग कह रहे हैं कि रेवेन्यू चलो ठीक है, देने को हम लोग तैयार है, प्रॉपर्टी टैक्स दे ही रहे हैं, लेकिन इसके एवज में सबको कुछ न कुछ सिविक बेसिक एमिनिटीज तो चाहिए, जो कि नहीं है अभी तक। अभी ड्रेनेज, अभी जो रेनी सीजन आ रहा है, अभी जगह जगह वाटर लॉगिंग है। कहीं पर भी पहले से जो ड्रेनेज हर साल जो साफ किया जाता था, पहले से तैयारी करी जाती थी, इस साल कुछ नहीं हुआ है। ना तो सॉलिड वेस्ट कलेक्शन है, ना गार्बेज कलेक्शन है, डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है,
हर चीज़ का टैक्स जो है इन्होंने 3 चीज़ों का टैक्स ले रहे हैं, फायर टैक्स ले रहे हैं, सॉलिड गार्बेज कलेक्शन का टैक्स ले रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, जबकि गार्बेज कलेक्शन बिल्कुल जीरो है, कहीं से कुछ भी कोई नहीं उठा रहा है, इवन HSIDC ही उठा रही है। और इस तरीके से HSIDC को भी हम लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं, साथ में MCM को प्रॉपर्टी टैक्स भी, मतलब इंडस्ट्रीज पे दोनों तरफ की मार है। तो इंडस्ट्रीज के ऊपर इनका कहना है कि अलग अलग टैक्स की तो मार यहाँ पर है ही है। कुछ और भी यहाँ पर बात करेंगे। आप किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखते हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था का भी एक मुद्दा यहाँ पर जरूर उठा था, और किस तरह के दिखते हैं आप लोगों के सामने? मानेसर के अंदर मैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि जैसे यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है गर्ल्स के लिए, एंड यहाँ पे कन्वेंस इजीली नहीं मिल पाता। जैसे नाइट पे अगर हमें कहीं जाना हो तो हम कन्वेंस के लिए भटकते रहते हैं, हमें कोई कन्वेंस इजीली नहीं मिलता, और यहाँ पे कोई चीज़ आने को भी रेडी नहीं होती इतनी इजीली। बारिश के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत से फेस करनी पड़ रही है। इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जिसकी पूरे विश्व में एक अलग पहचान हो, रेवेन्यू की तमाम बातें भी है, लेकिन बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की, महिलाओं के लिए बात आती है शौचालय की। ये भी आज ऐसी मूलभूत बातें जो ऐसा जिसको लेकर सरकार की योजनाएं तो थी लेकिन धरातल पे नहीं है। यही कारण है कि एक ये बड़ी समस्या यहाँ पर बना हुआ है। किस तरीके से देखते हैं इस औद्योगिक इलाके की? हम तो बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में पहचान है, लेकिन समस्याएं तो ऐसी हैं जिनकी योजनाएं हैं मगर धरातल पे नहीं है। असल में ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन तो बनाया गया, लेकिन इंडस्ट्री की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। इंडस्ट्री के लोग अगर अपनी समस्याएं बताते हैं उस पर उतनी कार्रवाई तुरंत होती नहीं है। आज की तारीख में पहले तो HSIDC दिखती थी, समस्याएं पहले भी थी, ऐसा भी नहीं था कि HSIDC सारी समस्याओं का समाधान करती थी। आज समस्याएं और ज्यादा, मतलब समस्याएं हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जैसे आज जितनी नालियां हैं सारी ओवरफ्लो में गाद जमा हुआ है, कोई निकालने वाला नहीं। जहां कोई वो स्लैब टूटे हुए हैं उसमें कुछ भी गिर सकता है, कुत्ता गिर जाता है, उसका कोई नहीं। कचरा रोड टूटे हुए हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए कौन देखने आएगा? इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनके नीचे बंदे हैं, उनको भेज के देखना चाहिए। आज पानी का रेट 4 गुना बढ़ा दो, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री लगाया हुआ है, वो जाएगा कहाँ? आज बिजली का रेट जो मर्जी करो, जब मर्जी है जनरेटर बंद कर देंगे। अरे जनरेटर बंद कर देंगे तो मैं तो कहता हूँ जो मेरा नुकसान होगा, आप जनरेटर नहीं चलाने दें बिजली ने। अगर आप बिजली देते हैं तो हम जनरेटर क्यों चलाएंगे? बिजली नहीं देते हैं तो उसका उस दिन का पूरा खर्चा जितना इंडस्ट्री का होता है, लेबर का, स्टाफ का, सब गवर्नमेंट को करना चाहिए। भाई टैक्स के लिए तो इंडस्ट्री वाले से लेना है, गांव के जो हमारे किसान भाई हैं उनसे तो इतना टैक्स या कोई चीजें उनसे नहीं ले सकते हैं। उनको तो सपोर्ट करना चाहिए कि वो देश का भरण पोषण करते हैं, लेकिन जहां से आपको रेवेन्यू होता है क्या वहां ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। कोई भी इंडस्ट्रीज जानबूझ जनसेट पे अपनी इंडस्ट्री को नहीं चलाना चाहेंगे क्योंकि वो महंगी पड़ती है। ऐसे में मजबूरी में उनको कहना कि चलाना पड़ता है, क्योंकि जब बिजली मिलेगी तो क्यों वो विकल्प अपनाएंगे। यहाँ आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या किस तरीके के मुद्दे यहाँ पर आप? मैं वो जो भी पांडे जी ने कहा, ये जो जनसेट अक्टूबर से बंद हो जाएंगे कि नहीं चल सकते हैं। अरे पहले PNG की लाइन तो आप लेके आओ ना कोई, या फिर हमारे को नहीं चाहिए, हम बिजली हमारे को बिजली प्रोवाइड करो, हमें जरूरत ही नहीं है कि हम उसको जनरेटर को चलाएं। आज अगर जैसे मेरा काम है, अगर कोई कंसाइनमेंट जानी है, अगर जनरेटर नहीं चलेगा, जो हमारी FOB वैल्यू की चीज़ है उसको हमारे को अमेरिका तक पहुँचाना पड़ेगा। हम कितने दिन इंडस्ट्री चला लेंगे? यही है, क्लीनिंग है। समस्याएं तो बहुत हैं, पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। जब से MCM आया है, हमारे को यही नहीं पता कि कौन क्या देखेगा। किसी चीज़ की मेंटेनेंस नहीं है, हॉर्टिकल्चर की नहीं है। सभी ने जो समस्याएं बताई हैं जेन्युइन है, लेकिन एक चीज़ है जिसके अंदर, जैसे हम सपोज टाइम लेके हमने कमिश्नर से टाइम भी मांगा, कमिश्नर ने हमारे को टाइम दिया, उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं अभी एक मीटिंग है 4 दिन के बाद में, उस दिन वो उनको कोई काम पड़ गया या कहीं मीटिंग में चले गए। उसके बाद जो 1 महीना हो गया हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब बुलाएंगे, और मतलब ही नहीं कहीं से कोई हमारे को, हमें ये भी नहीं पता हमें बात किससे करनी है, बिजली के लिए किससे करेंगे। पहले HSIDC के अंदर थे तो हमारे को ये पता था, ये आदमी है, एक ऐसा ग्रुप बनाया हुआ था हमारे WhatsApp पे कि हमारे को कोई प्रॉब्लम थी, हमने कूड़े की फोटो डाली तो 15 मिनट में आता था, लो जी कूड़ा क्लीन हो गया। ये प्रॉब्लम आ गई, किसी यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई। अभी ना स्ट्रीट लाइट है, ना यहाँ पे लेडीज़ के लिए कोई 1% भी किसी तरीके से। रात को टाइम हमारे को, अगर हमने स्टाफ को रोक लिया और वो लेडीज़ है तो हमें कैब करा के उसको गुड़गांव तक या जहाँ रहते हैं वहाँ भेजना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल हो गया है इस तरीके से यहाँ काम करना। इससे
तो ये तमाम समस्याएं तो, लेकिन सबसे बड़ी बात आए दिन हम भी कवर भी करते हैं और देखते भी हैं टेलीविजन पर, किस तरीके से चीफ मिनिस्टर की बात की जाए या फिर उप मुख्यमंत्री की बात की जाए, इंडस्ट्रीज के साथ बैठ के करते हैं कैसे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, कैसी उनकी समस्याओं का हल हो। तो फिर क्यों आज भी इस तरह की समस्याएं हैं? क्या एक विभाग जीएमडीए को लेकर कोई बात है? क्योंकि सरकार तो कहती है कि एक छत के नीचे सभी समस्याओं का हल हो, इसके लिए प्रयास हो। देखिए, सरकार जो बैठ के पॉलिसी बनाती है, सोच के तो यही बनाती है कि एक विभाग बना दिया जाए। एचईपीसी जो सिंगल विंडो का सिस्टम बनाया, एचईपीसी करके एक पोर्टल बनाया कि इंडस्ट्री को कोई भी काम हो तो एचईपीसी पे आप अप्लाई करो और उसके बाद आपको सिंगल विंडो सर्विस मिलेंगी। अब एचईपीसी का भी मैं बता देता हूँ, अगर मेरे को फायर एनओसी अप्लाई करनी होगी तो मेरे को एचईपीसी पे जाके अप्लाई करनी होगी ऑनलाइन। उसके बाद जब तक मैं फिजिकल फाइल को उनके ऑफिस में जाकर सेक्टर 29 में नहीं जमा करूंगा, वो उसको रिजेक्ट कर देते कि जी आपके पेपर नहीं आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि जी मानेसर की फाइल मानेसर में ही जमा होंगी और मानेसर की एनओसी मानेसर से इशू होगी। आज ये हाल है कि मैं खुद कल एक रिन्यूअल की फाइल को लेके सेक्टर 29 में जमा करके आया हूं। उससे पहले भी 1 महीने तक मैंने फाइल नहीं जमा करी थी तो रिजेक्ट कर दिया था। ये सब घोषणाएं होती हैं, ऑनलाइन कुछ नहीं है। डबल काम हो गया, पहले ऑनलाइन भी अप्लाई करो और फिजिकल कॉपी भी जमा करो। खाली ये इसकी नहीं है, हर डिपार्टमेंट का ये हाल है। आप एचएसआईडीसी में चले जाओ, आप एचएसआईडीसी में कोई भी रिक्वेस्ट फाइल करते हो, चाहे नक्शे की फाइल करते हो, चाहे आप लीज परमिशन की करते हो, ट्रांसफर की करते हो, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हो, सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। ऑनलाइन का नुकसान यह हो गया है कि जब तक आप ऑनलाइन नहीं जमा करोगे आपकी फिजिकल फाइल नहीं जमा होगी। कई बार नेट नहीं चल रहा, उनका सर्वर नहीं चल रहा, तो आपको ये प्रॉब्लम तो है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने सोच के तो बनाया था, कुछ हुआ कुछ है। तो लोगों की समस्या को देखते हुए मैं तो ये कहूंगा कि इन चीजों को खत्म ही कर दें। इससे बेटर तो पहले काम ज्यादा इजी हो रहा था, आज की डेट में तो काम बहुत टफ हो गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने इस मानेसर को लेकर? क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर रोजगार से तो जुड़े हैं, अपने अपने व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन उम्मीदें सरकार से भी रहती है। हम ये चाहेंगे सरकार से कम अगर इंडस्ट्री को चलाना है तो उसको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो जिस उद्देश्य से ये HICDC बनाई गई थी और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बनाया गया था, उसके हमने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करना चाहते थे, उस पर खरी नहीं उतर रही सरकार। नंबर 1, अभी तक इंडस्ट्री HICDC में इंडिकेटर नहीं लगे हुए हैं। अगर आप किसी सेक्टर में जाना चाहें, अगर आपको बता दिया 93A में जाइए आप, तो 93 में आप लोगों को पूछते पूछते जाएंगे, या गूगल अगर आपको सपोर्ट कर गया तो कर गया, नहीं तो कर गया तो आप ढूंढते रहेंगे। तो सारे इंडिकेटर होने चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज सबसे बड़ी समस्या है जो शिफ्टिंग की है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो 12 बजे के बाद भी जाते हैं, या 2 बजे की शिफ्टिंग होती है, या 4 बजे सवेरे होती है। तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ की गई है, यहाँ हमारा DCP बैठता है, सारी चीजें हैं, लेकिन सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। सब स्नैचिंग वाले सब भी घूमना शुरू कर देते हैं 10 बजे बाद में। तो बहुत सारी समस्याएं डेली आती हैं जिसका निदान पुलिस भी नहीं कर पाती है। हम लोग गए जाते हैं, वो उसका निदान आज तक हो नहीं पाया। वही बात, योजनाएं तो हैं, प्लानिंग है, तमाम अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, IAS IPS ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। इनका कहना है कि धरातल पर समस्याएं हैं, उनका समाधान यहाँ पर होना चाहिए। हम फिर वही एक बात जानना चाहेंगे, ग्लोबल सिटी बनाने की प्लानिंग है सरकार की, लेकिन उससे पहले यहीं इतनी समस्याएं हैं, उसको लेके सरकार के सामने अब आप ऐसे में समाधान क्या चाहेंगे? समस्याएं तो हैं, जल्द से समाधान कैसे हो सकता है इन तमाम समस्याओं का? समाधान ये हो सकता है कि एक एक को पकड़ के एक एक को तो ठीक करें कम से कम ये, और जो भी रिस्पॉन्सिबल उस कमिश्नर हो या कोई उसके नीचे का जो भी ऑफिसर हो, वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये कैसे गंद पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चनेबल आंसरेबल होना चाहिए वो आदमी। ये कोई भी क्वेश्चन करे उसका आंसरेबल वो आदमी होना चाहिए। जो ऑफिसर पे जब ये जिम्मेवारी आएगी, सारा करेगा, तो शायद ये कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि वो भी घूमेगा, फिर सारा देखेगा, अपने आप देखेगा, अपने आप प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, सोल्व भी करेगा, सब वहाँ से पूछेगा भी लोगों से, तो उससे मेरे ख्याल से जल्दी ये समाधान हो सकता है इस चीज़ का। और सारा कुछ देखें अगर आसपास जाके, तो उनके बीच में ही रह के, जैसे इंडस्ट्री का है तो एक इंडस्ट्री का एक अलग से एक मतलब कमिश्नर नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का आदमी होना चाहिए, ताकि वो सारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सुने, समझे और उसको सोल्व करे। तो HSIDC वगैरह इनके तमाम अधिकारी तो कहा जाता है गुड़गांव में है ही है, तमाम विभाग है। नहीं, अब HSIDC के पास तो है नहीं ना पावर, उनको ये पैसे नहीं देते हैं। हमने ये कहा था यहाँ पे, पहले हमारी अच्छी भली चल रही थी, मेंटेनेंस हम चार्जेस दे रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, सब टाइम से सफाई भी हो रही थी, सड़क भी बन रही थी,
और ये आपका गार्बेज भी उठ रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब से एमसीएम आई है तो अब एचएसआईडीसी को बोलते हैं तो कहते हैं जी हमारे पास तो स्टाफ नहीं है, अब जो पैसा हमें एमसीएम देती नहीं है। और इंडस्ट्री वालों को बोले तो वो कहते हैं जी टैक्स तो हमने दे दिया है वहाँ पे, तो अब ये क्यों डबल पैसे ले रहे हो हमारे से। तो अच्छा बड़ा मुद्दा है, यही सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम का इंडस्ट्री इलाके में क्या काम। और अगर नगर निगम बनाई गई है या तो कुछ ऐसा करके दिखाएं कि इंडस्ट्रीज को लगे कि उनके लिए बेहतर। और ऐसे में अभी तो इनकी मांग है कि इंडस्ट्री जो इलाका है उनको नगर निगम से ही बाहर किया जाए। अगर बात की जाए तो आप क्या दीपक जी, एक समस्या और है कि सरकार इस ओर नहीं देख रही है, जिसकी मांग आपके चैनल के माध्यम से भी और सारे हमारे न्यूज पेपर के माध्यम से भी उठ रही है। गुड़गांव मांगे RRTS। आपने देखी अगर आप बात करें यूपी की, यूपी में आप गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, कई मेट्रो के रूट्स हैं। और मेरठ से जो अलवर तक RRTS का प्रोजेक्ट है वो यूपी वाला पोर्शन मेरठ से काले खां तक लगभग 70% पूर्ण हो चुका है, जिसकी मांग हमारे को सब लोग कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कई बार बात उठी है, तो मैं आपके चैनल दोबारा से सरकार से यही कहूंगा, हरियाणा सरकार का जो भी उसमें रोल है, RRTS बहुत ज़्यादा जरूरी है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे जितने वर्कर हैं वो अभी इस एरिया में रह रहे हैं। RRTS के आने के बाद क्या होगा कि जो NCR का लोड है, चाहे वो ट्रैफिक का लोड है, चाहे पानी का लोड है, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लोड आता है, वो कहीं ना कहीं कम होगा जब लोग अपने घर से यहाँ डेली अप डाउन करेंगे। RRTS बनने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरठ का अगर कोई कर्मचारी हमारी फैक्ट्री में काम करता है तो 1 घंटे में वो यहाँ आराम से आ सकता है। 1 घंटा तो आज की डेट में गुड़गांव से आने में भी लग जाता है। इसी तरह अगर कोई अलवर से आना चाहेगा वो अलवर तक से आ सकता है। तो RRTS एक बहुत बड़ी जरूरत है आज की डेट में NCR को बचाने के लिए। ये इंडस्ट्री को भी प्रमोट करेगी और साथ ही साथ अनेक तरीके से मदद करेगी। ये एक बड़ा मुद्दा गंभीर भी है कि हम उस हरियाणा में, हम उस गुरुग्राम में बैठ के चर्चा कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बेहतर होता था, लेकिन आज उदाहरण दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। उदाहरण है नगर निगम के जिस तरीके से जैसे कमी है, तो ऐसे में नोएडा का उदाहरण है। और हम मेट्रो की बात करते हैं तो वो मेरठ तक के रूट की है। हालांकि योजनाएं तो यहाँ पर भी बनाई गई, मेट्रो आएगी ये चर्चाएं हम भी सुनते हैं और एक खबर भी आप तक पहुंचाते हैं। कब आएगी इसको लेकर के अभी तक शायद तमाम इंडस्ट्रीज को भी इंतजार है और सरकार के पास जवाब नहीं है। सर आज 2022 हो गया है, जो कि IMT मानेसर में अभी तक भी मेट्रो बिल्कुल भी नहीं आई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहें, हमारे नेताओं की कमी कह लें या प्रशासन की या क्या कहें। मेरे को ये एक बात समझ में नहीं आई, आज तक बहादुरगढ़ की तरफ मेट्रो चली गई है, उधर फरीदाबाद की तरफ चली गई है। IMT में ऐसी क्या कमी रह गई है जो कि IMT तक मेट्रो आज भी नहीं आई है। हुड्डा सिटी सेंटर से एक्सटेंड करके यहाँ तक आनी थी, पचगांव तक जानी थी, जो आज तक भी लटकी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ी भूमिका है मेट्रो की। अगर मेट्रो यहाँ पर हो जाए। दूसरी एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि MCM क्षेत्र के अंदर जब MCM यहाँ पर आ गया है, हमारे गुड़गांव क्षेत्र IMT के अंदर जब MCM आ गया है, तो उस एरिया के अंदर टोल नहीं होना चाहिए। तो टोल आज तक क्यों नहीं हट रहा है, जबकि MCM आते ही टोल को अपने आप हटना चाहिए। ये बाई लॉज मतलब डिफॉल्ट है कि एक MCM वाले एरिया के अंदर जो है आप दोनों चीजें नहीं ले सकते, आप टोल नहीं ले सकते अगर MCM प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है तो आपसे। ये एक बड़ा मुद्दा भी है। ये टोल हटेगा, लेकिन कब हटेगा ये एक बड़ा प्रश्न है कि बार बार कहा जाता है कि ये टोल प्लाजा यहाँ से हटाया जाएगा। 80 रुपए एक साइड का टोल है और तमाम जो लोग यहाँ पर आते हैं और खासकर नगर निगम में आ गया अब तो ये बात है। हालांकि इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं, खुद नितिन गडकरी तक केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार भी इसको ऐलान कर चुकी है कि ये टोल प्लाजा हटेगा, लेकिन कब हटेगा ये एक बड़ी समस्या जरूर है। तमाम बातें हैं यहाँ पर, तमाम उद्योगों की उम्मीद है, इंडस्ट्रीज की। हालांकि सरकार ग्लोबल सिटी बनाने की बात कर रही है गुरुग्राम के नजदीक। इसको लेकर के बार बार अगर बात करें, कॉन्क्लेव है, तमाम जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के तमाम इंडस्ट्री से चर्चा भी की जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त बात करें इंडस्ट्री की, जब बात की जाती है गुरुग्राम में या तो उद्योग विहार या मानेसर, वहीं जब इस तरीके की समस्याएं और वो समस्याएं जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हैं, जो यहाँ पर ऐसी समस्याएं जिसको लेकर प्लानिंग है, केवल धरातल पे नहीं है, इनका समाधान होगा तभी तमाम लोगों को, तमाम इंडस्ट्रीज को, और खासकर इन इंडस्ट्री से जुड़े तमाम जो युवा हैं, तमाम जो लोग हैं जो रोजगार के लिए आते हैं, उनको शायद कुछ राहत मिलेगी। और ये इंडस्ट्री, और जब ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश की एक अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में IMT मानेसर से आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।